हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ आपके एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम द हिंदू से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और उनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो उसी तरीके से आज हमारे पास हिंदू के एडिटोरियल्स हैं। दोस्तों, ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, समीक्षा शक्ति, आंसर राइटिंग की क्षमता बढ़ाती है। कुछ महीने करने के बाद आपको खुद फर्क महसूस होगा। दोस्तों, तो आज के हमारे पॉइंट्स में से आते हैं एक ये वाला आर्टिकल, एग्रो बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब, इससे बेस्ट आर्टिकल मैंने आज तक जब से मैंने पढ़ना या पढ़ाना शुरू किया है, पढ़ा ही नहीं है एग्रो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब ये है दूसरा, मतलब जो हिंदू में आया हो, यह है दूसरा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जो पर्यावरण बदल रहा है उसके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके ऊपर जरा अपनी डिबेट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रिकंसाइल, वोकैबुलरी जो हम रोज करते हैं, वो कैब। ठीक है दोस्तों, रिकंसाइल समाधान करना। तो बताइए किस चीज का समाधान कर रहे हो, किस चीज का रिकंसाइल कर रहे हो। तो रिकंसाइल करने की जब बात आती है तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका रिकंसिलिएशन, समाधान, रिकंसाइल कर देना। तो रिपरकशंस, नतीजे। अब अगर आप समाधान कर दोगे तो उसके कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे, गुड रिपरकशंस, गुड रिपरकशंस। बैड भी निकल सकते हैं, गलत नतीजे भी निकल सकते हैं गलत डिसीजन के, तो होता है रिपरकशंस। तो उसके होता है ड्रम स्टिक, ढोल का छड़ी, ढोल की छड़ी, ड्रम स्टिक। ठीक है दोस्तों। फोरेजिस, जमाने से, फोरेजिस जमाने से। इंडिजीनियस, स्वदेशी। हम कहते हैं ना स्वदेशी चीज खानी चाहिए, इंडिजीनियस खानी चाहिए। फोरेजिस होता है जमाने से। तो यहां पे दो मेरे को इंपॉर्टेंट वर्ड देखे हैं, रिकंसिलिएशन और रिपरकशन। रिकंसिलिएशन है समाधान करना और रिपरकशन है नतीजे। तो दोस्तों, हमारी क्लास कुछ यहां से शुरू होती है, तो हम बात करते हैं वाइडनिंग गैप। यहां पे वो बात करते हैं इंडिया को बीच में रखते हुए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल, ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी या फिर सोलर की, टू बूस्ट ग्रोथ एंड बिकम ए क्लाइमेट लीडर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इमोशन गैप रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की जो इमिशंस गैप रिपोर्ट है, वो एक शार्प वार्निंग देती है उन देशों को जो कि अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं मैड्रिड में दिसंबर में। किसके अंतर्गत? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, उसके अंतर्गत। इसमें वो बात करते हैं कि हर ईयर जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो पेरिस एग्रीमेंट के मेन गोल्स थे, जो कि जिसके अंतर्गत वो ग्लोबल टेम्परेचर को जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। ठीक है, कम करने की जो चल रहा था 1.5 डिग्री सेल्सियस पर, जो एमिशंस गैप का डिफरेंस है करंट एक्शन से टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एंड व्हाट इज नीडेड टू मीट द टारगेट। यहां पे वो बात करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स थे, कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट देयर वुड हैव टू बी ए 2.7% एवरेज एनुअल कट इन एमिशन फ्रॉम 2020 टू 2030। 2020 से 2030 तक यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट के साथ 2.7% की कटौती हुई है एमिशंस में। हालांकि जिसके हिसाब से उनका टारगेट थे 7.6% की होनी चाहिए थी। तो आगे वो बात करते हैं कि कंट्रीज हैं जिसकी बहुत ज्यादा लार्ज एमिशंस हैं, एमिशंस करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ते हैं, जैसे कि उनमें आता है यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया भी आता है। वो कहते हैं आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां फेस कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई सही एक्शन नहीं लिया तो बात करते हैं कि क्लाइमेट वार्निंग इशू करती है ओवर द ईयर्स हैव फेल्ड टू इंप्रेस ऑन पॉलिटिशियंस, कि जो बार बार वार्निंग आती है वो पॉलिटिशियंस को इफेक्ट ही नहीं कर रही है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की काम चल ही रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यहां पे वो बात करते हैं कि जो ओमिशंस गैप की बात चल रही है, जितने ओमिशंस गैप का मतलब क्या है, कि जो दर तय किए चाहिए थे कि एमिशंस इतना कट होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस आती हैं,
उसकी दर से कम चल रहा है। तो जो ये गैप आ रहा है ना, ये गैप, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे वो कहते हैं कि इज दैट सिंबलिज्म कैन डू लिटल टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ डेंजरस क्लाइमेट चेंज। यहां पे वो बात करते हैं कि इससे मिलियंस ऑफ लोगों को इंपैक्ट होगा। तो आगे वो बात करते हैं कि यूएसए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ विड्रावल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक प्रोसेस शुरू कर दिया है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रावल करने का। हालांकि अपने नेशनल लेवल पर वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे एक्शंस ले भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्शन कम कर दिया है, तो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में उनकी पब्लिक से उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कानून लेने जा रहे हैं जीरो एमिशंस का। और यूके ने तो ऑलरेडी कानून बना दिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2050 तक लीगल करने की बात कर रही है जीरो एमिशंस को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन एमिशंस का। तो उसके बाद बात आती है कि जो रिच नेशंस हैं, रोड टू लोअर एमिशन इज मेनली थ्रू इनोवेशन, कि जो बड़े अमीर देश हैं उनके पास एमिशन कम करने का एक ही तरीका है, इनोवेशन करनी होगी, नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, जिससे कि एनर्जी कम, मतलब एनर्जी की जो एमिशंस हैं, एमिशंस क्या होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम हो या फिर हो ही ना। आगे उसके ऊपर वो बात करते हैं कि चाइना और इंडिया जैसे देशों को ये चाहिए कि वो इसका समाधान कुछ इस प्रकार से करे कि एक तो उनकी ग्रोइंग एमिशंस हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं, तो उनकी एमिशंस जो एनर्जी बढ़ेगी, कोयला भी जलाएंगे तो उससे भी गैसेस निकलेगी, और कुछ भी जलाएंगे उससे भी गैसेस निकलेंगी। उसको कम करने के लिए उनको रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना चाहिए, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजीज पर, जो बिल्डिंग के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ये एक अलग मुद्दा है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है क्या है, जिसके अंतर्गत गैस को, ग्रीन हाउस गैसेस को एक अंदर किसी जगह में, किसी समझ लीजिए कि सिलेंडर में गैस होती है, एक जगह में बंद कर दी गई ना, उसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को किसी जगह में बंद कर देना, ठीक है दोस्तों। चाहे वो आप जहां से तेल निकालते हो बहुत बड़े भंडार होते हैं, तो खाली जगह रह जाती है, वहां पे बंद करो या कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये पॉइंट करती है कि इंडिया को कुछ ज्यादा कर सकता था। हालांकि इसे मोर कंसिस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए उसको इंडिया को एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है कि वो अपने कोल पावर को, कोयले की जो खपत करता है उसको कम करने में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखे, और साथ में अपनी एयर क्वालिटी को भी अच्छा करे, अपनी इकोनॉमी के ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी को तैयार करे, एक्सपैंड मास ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करे। मास ट्रांसपोर्टेशन से मतलब समझिए कि एक बस में अगर बैठने के लिए 50 सीट है, तो बस कितनी है, एक, अपने दिमाग में सोच लीजिए। और दूसरी जगह एक भी बस नहीं है और 50 बंदे हैं और 50 ही गाड़ियां हैं, आप समझ लीजिए कि रोड पे क्या हाल होगा, ठीक है। एक समय पर रोड में सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, तो 50 कितनी में खड़ी होंगी, मतलब इधर से गिने तो 25 की लाइन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस कितनी है, एक, तो एक बस 25 गाड़ियों की जगह ले सकती है, और उसकी एमिशन भी कम होगी, वो पेट्रोल वगैरह भी कम चलाएगा इनके मुकाबले। तो फायदा किसमें है, तो वो कह रहे हैं मास ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे कि मेट्रो, ट्रेन, मास, एक साथ लोग मिलकर सफर करते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी वो बात करते हैं कि बिल्डिंग्स की वो बात करें कि इंडिया को एनर्जी कंजर्वेशन कोड ऑफ 2018 इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसके ऊपर क्लोजली जांच करने की जरूरत है। और साथ में वो कहते हैं इंडिया कुड यूज ग्रीन टेक्नोलॉजीज टू गैल्वेनाइज इट्स फ्लैटरिंग इकोनॉमी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके और इनको नई जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को, और एक क्लाइमेट लीडर बन के उभर के आना चाहिए। दोस्तों बहुत ही बेस्ट आर्टिकल था, मैं मानूंगा कि आज तक का, मतलब मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा, बहुत ही बेस्ट आर्टिकल था, तो इसमें पॉइंट्स भी बहुत जबरदस्त थे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो है एग्रो बायोडाइवर्सिटी का। देखियो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अगर एक पौधा है तो कई प्रकार के पौधे, एक जानवर है तो कई प्रकार के जानवर, ठीक है दोस्तों। हिरण है, हिरण होता है ना, अब हिरण नाम हमें पता है, लेकिन हिरण कई प्रकार के होते हैं, वो होती है विविधता, डाइवर्सिटी। उसी तरह से एग्रो मतलब जो आती है फसलें, एग्रो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो, कि इंडिया को अपनी बास्केट को लार्ज करना चाहिए। यहां पे वो बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर बात चल रही है, तो बात कुछ यहां से शुरू होती है, कि इंडिया इज रैंक्ड 102 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
इंडिया का जो रैंक है 117 देशों में 102 आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वो कहते हैं कि हंगर इज डिफाइंड बाय कैलोरिक। वो हंगर को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, हंगर का मतलब क्या है उनके भाव से, कैलोरी डेप्राइवेशन, कैलोरी कम होना, प्रोटीन हंगर होना, हिडन हंगर बाय डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ना मिलने से। वो कहते हैं नियरली 47 मिलियन, और या फिर कह लो कि 10 में थे 4, मतलब 10 में से 4 बच्चे न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम से, अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लर्निंग कैपेसिटी कम करता है, क्रोनिक डिजीज को बढ़ाता है, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स बढ़ते हैं, मतलब इन्फेंट मतलब मृत्यु हो जाती है बच्चों की। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कहती है कि 614 मिलियन वुमेन एंड मोर देन हाफ द वुमेन इन इंडिया 15 से 99 एज की, उन्हें एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे वो बात करते हैं कि न्यूट्रिशन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां पे वो कहते हैं कि एक न्यूट्रिशन गार्डन गाइडलाइंस तैयार की गई हैं जिसके अंदर एनकरेज किया जाएगा, एक एको क्लब स्टूडेंट्स का बनाया जाएगा, उनको ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का बेस्ट सूटेबल टोपोग्राफी किस प्रकार की होती है, मिट्टी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइमेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन को मतलब उनको गार्डन उनके किस तरीके से लाइफ लॉन्ग सोशल न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशनल स्किल्स दे सकते हैं इनसे। ठीक है, ये नॉलेज तो हर किसी को होनी चाहिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर टीम वर्क किस प्रकार से होता है, और साथ में अगर वो कहीं पर भी हैं तो अपने घर में फ्रूट या वेजिटेबल जैसी चीजें उगाकर अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की जरूरत को पूरा कर सकें। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे वो बात करते हैं कि जो एग्रो एंड बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है दोस्तों, ये क्रूशियल है फूड सिक्योरिटी के लिए, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आ जाता है, न्यूट्रिशन के लिए, और साथ में कहते हैं एसेंशियल इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप। वो कहते हैं आउट ऑफ 2.5 लाख ग्लोबली आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीशीज अबाउट 7,000 हैव हिस्टोरिकली बीन यूज्ड इन ह्यूमन डाइट्स। ठीक है दोस्तों, आगे वो बात करते हैं कि ओनली 30 क्रॉप्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर एंड जस्ट 3 स्पीशीज ऑफ मेज, राइस एंड व्हीट। ठीक है दोस्तों, वो बात करते हैं कि ओनली 30 फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर, जस्ट 3 मेज, राइस एंड व्हीट सिंपली कहीं ना कहीं हमारी वर्ल्ड की डेली कैलोरी का हाफ से ज्यादा तय कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है, चाहे क्रॉप्स हो चाहे लाइफ स्टॉक हो। लाइफ स्टॉक क्या होती है, मुर्गी हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये को लाइफ स्टॉक कहते हैं, या वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, चाहे पेड़ पौधों के हो चाहे लाइफ स्टॉक के हो। वो कहते हैं ये फंडामेंटल है टू इंप्रूव क्रॉप वैरायटी और लाइफ स्टॉक ब्रीड। ठीक है, वो कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी और एनिमल ब्रीड्स विदाउट अ रिच जेनेटिक पूल, इंडिया इज ए सेंटर ऑफ ओरिजिन राइस, ब्रिंजल, सिट्रस, बनाना, कुकुम्बर स्पीशीज। आगे वो बात करते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 37 साइट्स ऐसी हैं जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिसमें से 3 इंडिया में है, जो कि कश्मीर है, कोरापुट है, ठीक है, या फिर कुट्टानाड है। आगे वो बात करते हैं कि इंडिया में, भारत में 811 कल्टीवेटेड प्लांट्स, मतलब फसलें हैं 811 प्रकार की, और 902 प्रकार के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनके। ठीक है दोस्तों, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, दर्ज किए जा चुके हैं। वो कहते हैं हमारी प्रोमिसिंग जेनेटिकल डाइवर्सिटी है वो राइस से तमिलनाडु, असम, केरला, और बहुत सारी है। उसके बाद वो बात करते हैं कि एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है बहुत ज्यादा अगर हम फ्रूट खाएंगे, कोई हरी सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। दाल से प्रोटीन मिल जाएगा, हरी सब्जियों से बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, फ्रूट से हमें फाइबर मिल जाएगा, ये सब चीजें हो जाती हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग बढ़ाएगा, बायो फोर्टिफाइड करेगा फूड्स को। ठीक है, आगे वो बात करते हैं डेवलपमेंट गोल्स की, कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एडवोकेट करते हैं जीरो हंगर एंड आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को। वो कहते हैं फोकस ऑन कंट्रीज कंजर्विंग जेनेटिकल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फार्म, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, अब वो जरा बात को समझिए, यहां पे थोड़ा तेज हो गया। डेवलपमेंट गोल्स की वो बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात करें तो जीरो हंगर
और एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसके अंतर्गत वो कंट्रीज को एनकरेज करता है कि वो कंजर्व करें, बचाएं जेनेटिकल डाइवर्सिटी को, चाहे वो प्लांट की हो, फार्म लाइफ स्टॉक की हो, जैसे कि मतलब गाय भैंस मुर्गियां, ये वो फार्म लाइफ स्टॉक होते हैं, या फिर उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हो। इसमें वो बात करते हैं कि कंट्रीज डेवलप कर सकती हैं स्ट्रेटजीज, नीति बना सकती हैं, एक्शन प्लान बना सकती है, जिससे वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस, जो विविधता खत्म हो रही है, उसको रोके। और बात करते हैं कि सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ए पॉलिसी एडवोकेसी यूनिट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को जरूरत है रिकमेंडेशन टू इंक्रीज इंडियाज एग्रो बायोडाइवर्सिटी इन 2019। यहां पे वो कहते हैं दीज इंक्लूड ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर टू एनहांस नेटिव पेस्ट पॉलिनेटर पॉपुलेशन, प्रोवाइड इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर लैंडस्केप। यहां पे वो आगे बात करते हैं कि देखिए यहां पे उन्होंने एक बायो विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि दिया था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने, जिसमें वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं, कंजर्विंग क्रॉप को उनके वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ, चाहे वो सेरल्स हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे ऑयल सीड हो, फाइबर हो, फोरेजेस हो, फ्रूट्स हो, नट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, मसाले, ठीक है। इसकी जो जेनेटिकल डाइवर्सिटी हेल्दियर होती है, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको वो कंजर्व करने की बात करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम से, मतलब कि कीटनाशक वगैरह या फिर ये जो फसलों में हम डालते हैं केमिकल्स, इनकी नहीं, बायो, सब कुछ बायो इकोलॉजी है, वहीं पर सब कुछ, और वहीं को सब कुछ इस्तेमाल करके सब कुछ किया जाए। आगे वो बात करते हैं कि रिकमेंडेशन ये भी दी जाती है एनकरेजिंग कम्युनिटी सीड बैंक्स, मतलब कि वो कहते हैं कि हर इलाके में, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आप MP समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, इस इलाके की ज्योग्राफी अलग होगी, फसलें अलग उगती होंगी, तो हर रीजन में एक अलग सीड बैंक होना चाहिए, बीज का बैंक, जिसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल बीज है, जो हमारी परंपरा शुरू से चलती आ रही है, जो बीज हमें मिलते जा रहे हैं, उनको वहां पे रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम जो नए बीज लेके आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये खत्म ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। यहां पे वो आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेड नेशनल ट्रेडिशन की जरूरत है, जो पीपल की डाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन है, आइडेंटिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। मैं बोल बोल के थक गया। आगे वो बोलते हैं कि जो डेवलपिंग होती है नेशनल लेवल इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की पॉलिसी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई पाथवे, मैपिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, एरेडिकेटिंग इन्वेसिव स्पीशीज, पोलिटरिंग। यहां पे वो सबसे बड़ी बात करते हैं कि इसका हमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, इनको स्टोर करने का फायदा होगा कि जो हम लॉस कर देते हैं हमारे जेनेटिकल रिसोर्सेज का, इसके कारण कि हम नई वैरायटीज के बीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, उसके कारण से। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं करते। तो इसके सबसे बड़ी उदाहरण यही है कि हम इसको स्टोर करें। और कहते हैं जो कंजप्शन पैटर्न है, कुलिनरी डाइवर्सिटी है, उसको बड़ा करने की जरूरत है, इंक्रीज करने की जरूरत है फूड बास्केट को, जिससे कि हम अपने लोगों को हेल्दी कर सके। बस दोस्तों यही आर्टिकल, मेरे को तो आर्टिकल बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगना चाहिए था। मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए बताया कि इसकी सिंगल लाइन जरूरी थी, सिंगल लाइन। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए ज़्यादा मिनट की क्लास तो हमारी होती नहीं है, थोड़ी सी क्लास होती है। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको इसको सुन के जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में आपको पता ही नहीं है कि ये पॉइंट मैंने लाइफ में पहली बार सुना, आप लिख कर उसके नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको चीज़ याद रह जाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये मेरी क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है। और हमारी एग्जामपुर की ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। और इसमें आपको सस्ते बेस्ट टीचर्स के साथ आपको जो क्लासेस दी जा रही है उनको सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। और बेस्ट एग्जाम, बेस्ट नंबरों के साथ आगे बढ़िए। ओके फ्रेंड्स, बाय।